गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई न्यू आया है तो चैनल को, और पुराने लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि देखो, ये होता है मैथ का क्वेश्चन है, ये DSSB के क्वेश्चन है, ये बता दो। और ये क्वेश्चन ना सबसे हाई लेवल के होते हैं, तो यहाँ से सुपर टेट हो या कोई सा भी एग्जाम हो, सब यहीं से उठे हुए होते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका प्री नंबर कॉन्सेप्ट से, मतलब आप बच्चों को नंबर सिखाना शुरू करते हो उससे पहले प्री नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो। तो ये किस जो मतलब एज तक हो जाता है प्री नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप, तो ये हो जाता है 6वीं साल तक, 6 या 7 साल, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा उसे ही लगा के आ जाना। आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये ना कितना हाई लेवल क्वेश्चन पूछा है। देखो, नैतिक निर्णय के कोहलवन, इनको क्रिटिसाइज किसने किया था? कैरोल गिलिगन। सबको पता है लेवल 3 स्टेज 6, ठीक है, और लेवल को क्या बोलते हैं? स्तर। तो प्याजे के चरणों के साथ कई विशेषता साझा करते हैं, तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कोहलबर्ग और प्याजे के स्टेज कौन कौन से सेम है। ये कहना चाह रहा है जो कोहलबर्ग ने यूज किए, मतलब प्याजे की में से देख के नकल मारी है, तो कौन कौन सी कोहलबर्ग की स्टेज प्याजे कैसे मिलती हैं। तो इसकी मिलती हैं पहली, दूसरी, तीसरी। ये याद रख लेना सीधे कि शुरुआत की 3 स्टेज प्याजे कैसे मिलती हैं। फिर देखो चौथी स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर की। ऐसी बात, लॉ ऑर्डर की तो बात करता ही नहीं प्याजे। 5वीं आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, और 6वीं आती है यूनिवर्सल की। ये सारी बातें नहीं करता प्याजे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद रखना, एक चीज़ याद रखना, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ये भी किसकी है? ये भी है आपकी कोहलबर्ग की। और सोशल, पहली बताई मैंने आपको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ये बताई कोहलबर्ग की। ठीक है, और जेंडर स्कीमा थ्योरी ये है SL बेन की। ये 2 चीज़ अलग से याद रख लेना। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा है इसमें से कौन सा गणित की शिक्षण और अधिगम की समस्याएं हैं। गणित में कौन कौन समस्या आती है? वो क्रूड, अपरिष्कृत नहीं होता, हमें परिष्कृत मूल्यांकन करना पड़ता है हमेशा। परिष्कृत होता है शुद्ध, अशुद्ध मूल्यांकन करेंगे तो ये समस्या है। ये रुचि की कमी है, ये अपर्याप्त शिक्षक की तैयारी से नहीं आता बहुत बार शिक्षक। तो ये सब क्या है? कमियां और समस्याओं में आ जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मानदंड से मिलता है। तो देखो कोहलबर्ग क्या कहता है कि सारे गुणात्मक अंतर होता है, सही बात है। पहले में क्या करता है? पहले में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से बच्चा में नैतिकता आती है, दूसरे में टिट फॉर टैट से आती है। तो सब में क्या है? गुणात्मक अंतर है सारी इसकी स्टेजेस और लेवल्स में। अब अपरिवर्तनीय अनुक्रम, सही बात है, पहले यही स्टेज आएगी फिर ये आएगी, ये भी बात सही है। संरक्षित होल की बात करता है, सही बात है। स्ट्रक्चर्ड होल की पूरी ना एक साथ देखी जाती हैं सारी स्टेजेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। और मैं ये जो आंसर बता रहा हूँ आपको आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये भी बता दूँ, तो इनमें ना डाउट मत करना, सारे आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कोहलबर्ग कोहलबर्ग संज्ञानात्मक उत्प्रेरण की ब्लैक विधि डैश संतुलित मॉडल पर आधारित है। तो देखो कोहलबर्ग ने किसको फॉलो किया था? कोहलबर्ग ने प्याजे को फॉलो किया था, इसी के पे आधारित होगी। प्याजे कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का था। 4 से 12 वर्ष के बच्चों में प्रयोग किए थे। कोहलबर्ग के खुद के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। ठीक है, याद रखो। 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक की। इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, ये बताइए ना 4, याद रखना। हेट्रोनॉमी ऑटोनॉमी 2 स्टेज बताइए किसकी? नैतिक विकास की। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कोहलबर्ग ने किसको फॉलो किया था? जीन प्याजे को, याद रख लेना। लेव बायगोत्स्की किससे रिलेटेड है? सोशो कल्चरल थ्योरी, याद रखना ये। और लेव बायगोत्स्की के साथ क्या जोड़ता है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल है। गेस्टाल्टवाद कौन लेके आया था? गेस्टाल्टवाद लेके आया था बर्दिमर। कब? 1912 में। गेस्टाल्टवाद में किसने सहयोग किया था बर्दिमर का? कोहलर और कोफका ने, याद रखना। ठीक है, और कोहलर ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे गेस्टाल्टवाद में। तो देखो प्रॉक्सिमिटी, सिमिट्री, सिमिलरिटी है, मगर ये जो प्रैक्टिस है ना, ये तो थॉर्नडाइक का लॉ है। अभ्यास, तत्परता, प्रयास, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, 3 नियम है ना थॉर्नडाइक के। तो ये चौथा नहीं है, तो चौथा इसमें से कौन से दिए गए ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे 3 ABC दिए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, आफ्टर इन्फेंसी, मतलब जो इन्फेंसी होती है ना, शैशवावस्था, उसके बाद सबसे तेज विकास किस में होता है? सबसे तेज वृद्धि तो फिर होती है किशोरावस्था में। पहले तो बच्चा सबसे तेज यहाँ बढ़ता है, यहाँ, फिर बढ़ता है यहाँ। और यहाँ पे जो मांसपेशियों का भार होता है ना, वो 44% हो जाता है पूरे शरीर का। और यहाँ पे कितना होता है?
यहाँ 24% होता है, ये भी याद रखना। यहाँ जो दिमाग का हिस्सा होता है वो 1:4 होता है, यहाँ कितना होता है 1:8, ये याद रख लेना। 7 से लेके 8 पाउंड वजन होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, शुरुआत में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, BF स्किनर के अनुसार भाषा का अधिग्रहण इस माध्यम से होता है। BF स्किनर ने किसकी बात करी? पहले तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब है इनकी। चेनिंग शेपिंग 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये दिया है इन्होंने। इंस्ट्रूमेंटल और ओपनेंट कंडीशनिंग इन्हीं से रिलेटेड है। तो एक चीज़ याद रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये किसका है? ये चोम्स्की का है। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। क्रिया प्रसूत इनसे रिलेटेड है। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? ये पावलव का है, जिसको 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, देखो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोग्रेसिव, ऐसे समझो, प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है? मतलब प्रोग्रेसिव, ये किसकी एजुकेशन है? जॉन ड्यूवी वाली, जॉन ड्यूवी वाली प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक। पूछ लें डायरेक्ट तो जॉन ड्यूवी बताना। इनकी किताब थी एक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एजुकेशन एज लाइफ और हाउ वी थिंक। 5 तरीके का चिंतन बताया था उसमें इन्होंने। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? यही है, याद रखना। तो नोटबुक की बात करते नहीं सेंटर में, टीचर ये सब करते नहीं। तो ये पता क्या कहते हैं कि बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होनी चाहिए एजुकेशन। कैसी होनी चाहिए? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आधारित हो। अब मैं बताऊँ कैसे। वो देखा इनका किलपैट्रिक की तो लेके आया था प्रोजेक्ट विधि, तो वैसे भी आप समझ सकते हो थोड़ा सा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। जॉन डीवी ने ना प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे, ये भी याद रखना, ठीक है। और कंडीशनिंग की बात थोड़ी ना करते ये लोग, कंडीशनिंग की भी बात तो व्यवहारवादी करते हैं, ठीक है, व्यवहारवादी बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? समस्या समाधान और महत्वपूर्ण चिंतन पर आधारित है। नेक्स्ट, देखो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस में हेल्प करता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन स्वतंत्र होने और आत्मविश्वासी दोनों होने में करता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जॉन डीबी ने निम्न में से किसका विरोध किया था? बताओ किसका विरोध करता था? तो जॉन डीबी विरोध करता था चाइल्ड सेंटर का, गलत, इस पर तो जोर देता था, इस पर भी जोर देता था एक्टिविटी पे, मगर वो कहता था कैरिकुलम सेंटर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सिद्धांत जो दुनिया से संबंधित अपने दृष्टिकोण का निर्माण करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रचनावादी। देखो रचनावादी कौन था? पियाजे था, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं ना पियाजे को, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। सेकंड कौन था? बायगोत्स्की भी था, ये याद रखना। तो ये क्या किस चीज़ पे जोर देते हैं? ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक यात्राएं सीखने के लिए महत्वपूर्ण साधन है क्यों? मतलब जो हम लेके जाते हैं ना फील्ड ट्रिप पे, जैसे ताजमहल दिखाने लगे, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे जो ज्ञान होता है ना वो स्थायी होता है। जैसे मैंने भी आज आपको ताजमहल दिखा दिया, तो क्या आप भूल पाओगे? कभी नहीं भूल पाओगे। उसे हमेशा याद रखोगे कि वो संगमरमर का बना हुआ है, सफ़ेद है, यहाँ है, इस रास्ते से गए थे। ये चीज़ें हमेशा याद हो जाती हैं, स्थायी रह जाती हैं दिमाग में, ठीक है। तो सबसे अच्छी होती है कैसी? हम जब एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाते हैं ना, फील्ड ट्रिप वगैरह कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण, यहीं से सुन लो। उदाहरण किस, मतलब उदाहरण का प्रयोग किस विधि में सबसे पहले करते हैं? आगमन विधि में। निगमन में किसका करते हैं? नियम का करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने। आधारित किस पे थी? ये जॉन डीबी के सिद्धांतों पे, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? बताओ, ये आप बताना, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, ठीक है। खोज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो प्रकृति में कौन सा मात्रात्मक होता है? तो वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और डेवलपमेंट क्या होता है? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, नाप तोल सकते हो वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लैंगिक भेदभाव से संबंधित है? तो देख, लैंगिक भेदभाव से संबंधित बताना। प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता, गलत बात। देखो ऐसे समझो, अगर आप लैंगिक भेदभाव करोगे ना, तो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, किसी सबके ना उसको जो उसका परफॉर्मेंस आ रहा है उसको प्रभावित करता है, ये चीज़ याद रख लेना। आंसर होगा बी। अगर प्रभावित नहीं करता ना, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि लैंगिक समानता पे जोर दो, इसीलिए तो हम जोर देते हैं कि लैंगिक समानता पे जोर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुष और महिलाओं के बीच समाज द्वारा कौन सी सामाजिक भेद विकसित किए गए? तो देखो ये जेंडर दिया गया है ना, किसके द्वारा दिया गया? जेंडर ना सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल मतलब समाज ने दिया। शुरुआत से ही आपके जो है मम्मी है, आप शुरुआत से ही मम्मी को फीमेल की जगह मेल बोलते,
और पापा को मेल की जगह फीमेल बोलते, कोई दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे समझो ये, अगर शुरुआत में जब से आपने जन्म लिया ना और सबकी आँखें आपके सिर पे होती, मतलब जहाँ माथा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें ना सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं कि जो चीज़ हम शुरुआत से जैसा देखते हैं ना वैसा ही सीख जाते हैं, मतलब हमारे आसपास से सिखाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, गर्भाधान के दौरान वंशानुक्रम मिले सभी गुणों का योग होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है हेरिडिटी, इसे कहते हैं नेचर। क्या कहते हैं? नेचर। नेचर होता है हेरिडिटी, नर्चर होता है क्या? एनवायरनमेंट। ठीक, पोषण क्या होता है? एनवायरनमेंट, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखो इसमें बात कर रहा है विकलांग बच्चों की। अगर सिंपल बच्चों की मतलब साधारण बच्चों की या सामान्य बच्चों की, जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हें तो 6 से 14, मगर जो विकलांग वाले ना वो 6 से 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, याद रखना। 135वां कंट्री बना था इंडिया आरटीई को लागू करने वाला, याद रखना। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21A, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा गणित में अधिगम विकलांगता का सामना कर रहा है तो निम्न में से कौन सी विकलांगता होगी? तो निम्न में से कौन सी विकलांगता का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मतलब विकलांगता का उपयोग करना है तो हमें उसमें क्या चेक करना पड़ेगा? उसका डायग्नोस करना पड़ेगा किस तरीके की डिसेबिलिटी हो। ठीक है, इफ़ ए चाइल्ड इज फेसिंग लर्निंग डिसेबिलिटी इन द मैथमेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाँ देखो, ये कह रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी शो कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो क्या कौन सा टेस्ट लोगे आप? उसका डायग्नोस करोगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है उसकी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है ना, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले, उन्हें फ्री बुक वगैरह दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ये कहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं? तो ये सब लिखी हुई हैं द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये जो डिसेबिलिटी वाला एक्ट था ना, ये 2016 में रिवाइज हो गया था। सबसे पहले कब आया था? 1995। ठीक है, तो फिर रिवाइज हो गया था। पहले 7 डिसेबिलिटी थी, अब 21 डिसेबिलिटी हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है? केवल विकलांग गलत, केवल सामान्य गलत, वंचित गलत। आंसर हो जाएगा 4। हेल्प करती हैं डिसेबल चिल्ड्रन की नॉर्मल एनवायरनमेंट। और ये क्वेश्चन आता है कि कितनी देर रहते हैं डिसेबल बच्चे नॉर्मल में? तो पूरे समय, पूरा समय ऐसे लिखोगे। ठीक है, पूरा समय वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी धारणा अधिगम के लिए बेहतर है? अधिगम के लिए बेहतर कौन सी है? तो एबिलिटी फिक्स होती है? नहीं, क्षमता को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्षमता को सुधारा जा सकता है। अधिगम, आप अधिगम करोगे तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, लर्निंग होगी तो लर्निंग के बाद क्या होगा? आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा। तो मतलब क्या हो रहा है? आप बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, आप आज से मुफ्त टेस्ट देना चालू करो, आज 100 नंबर आएंगे तो कल 110 भी आएंगे, 120 भी आएंगे, बढ़ रहे हैं ना। तो क्या होता है? लर्निंग बढ़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, सुधार किया जा सकता है इसमें। अगर सुधार ना किया जा सकता है ना तो फिर हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के बारे में सबसे बेस्ट क्या है? वैज्ञानिक अन्वेषक होते, सही बात है। नन्या वैज्ञानिक किसने माना था? पियाजे ने। खोजकर्ता नन्या वैज्ञानिक। बच्चे समस्या को हल करने वाले होते हैं, सही बात है। सक्रिय खोजकर्ता, सही बात है। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, यही गलत बात है, निष्क्रिय नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें से कहना है इसका कि हिंज डिलेमा ये किस थ्योरी में आता है? तो ये आता है कोलबर्ग की थ्योरी में। किसकी में आता है? कोलबर्ग की थ्योरी में, याद रखना। अब देखो बिने किससे एक कारक सिद्धांत दिया था ना बिने ने, 1905 में बुद्धि परीक्षण किया था इन्होंने, 1908 में इन्होंने ही मानसिक आयु को संप्रत्यय दिया था। ये सब रखो। विनय को ही क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत है इनका। विनय साइमन परीक्षण किया था इन्होंने, याद है आपको? 30 क्वेश्चन थे उसमें 1905 वाले में, 1908 वाले में 59 थे, याद रखना ये। और ये क्या है? व्यक्तिक, मतलब इंडिविजुअल किया जाता है इसमें। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो है इसका डी। नेक्स्ट, पर्यावरण बच्चों की मानसिक वृद्धि को क्या करता है? स्वतंत्र होता है, गलत बात। संबंधित नहीं होता, प्रभावित होता है। नहीं, प्रभावित नहीं। पर्यावरण बच्चों की मानसिक वृद्धि पर प्रभाव डालता है। क्या डालता है? प्रभाव डालता है। अगर प्रभाव न ऐसे समझो, वुडवर्थ ने कहा था ना, हम किसका गुणनफल है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो आ गया ना एनवायरनमेंट, और यही तो पूछ रहा है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है प्रकृति और पोषण का प्रभाव। प्रकृति हो गई क्या? आपका नेचर, और पोषण हो गया नर्चर। दोनों बच्चे पर एक ही समय पर शुरू होते हैं, गलत बात। दोनों बच्चे के विकास में समान रूप से होते हैं, या नगण्य होते हैं, गलत। विरोधाभासी नहीं होते, समान रूप से माने जाते हैं। आंसर होगा बी।
अब ये मत कहते ना कि बिल्कुल फिक्स 50-50 वाला शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, कोई कम कोई ज़्यादा, हर अलग अलग स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है। इसमें से कौन सा पर्यावरणीय कारक नहीं है? तो देखो, आपका जो शारीरिक रूपरेखा है ना आपकी, ये आपकी हेरिडिटी से मिलती है। जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं ना, उतनी ही लंबाई समथिंग आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपकी मम्मी के पापा के जैसे आइज़ होंगे ना, वैसे ही आपके होते हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सभी मनुष्यों को वंशगत प्राप्त विशेषताएं होती हैं। मतलब जो आपको अपने मम्मी पापा से मिलती हैं, उन विशेषताओं को क्या कहते हैं? उस विशेषताओं को कहते हैं आप क्या? बुद्धि, स्वभाव, सजगता, गलत, भौतिक संरचना। वो क्या होता है? आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। आंसर ए। नेक्स्ट, गुणसूत्रों के अतिरिक्त बच्चे को प्रभावित करने वाली हर चीज़ डैश कहलाती है। देखो, गुणसूत्रों को जो मतलब जो प्रभावित करती है उसे तो कहते हैं आनुवंशिकता। उसके अलावा जो कुछ भी प्रभावित करता है वो सब किस में आता है? परिवेश में आएगा आपके। आंसर होगा बी। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, विकास कहाँ से चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये याद रखें। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ऐसे ही निगमन विधि भी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा परिवेश इसका। नेक्स्ट, दो अलग अलग युग्मनों से उत्पन्न व्यक्ति को डैश कहा जाता है। तो देखो, दो तरीके के ट्विंस होते हैं। एक तो होते हैं वो चिंकी मिंकी, वो जो आते था ना कपिल शर्मा वाला शो, वो उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। मगर ये कह रहा है अलग अलग, वो एक ही से बनते हैं, मगर जब अलग अलग से बनते हैं ना तो उन्हें कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। कौन सा? फ्रेटर्नल ट्विंस। आंसर हो जाएगा इसका बी। जो चिंकी मिंकी है ना, वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे सेम करेंगे वो। नेक्स्ट, आनुवंशिकता जन्म से पहले ही निर्धारित होती है और डैश है। आनुवंशिकता ना अपरिवर्तनीय, ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता में आप चेंज ले आओ, एनवायरनमेंट में आप चेंज ला सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो, एक ही क्वेश्चन मैंने डाल दिया मैथ का। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग कहा करोगे ट्रिक वाले तो डाल दिया करूँगा। कभी भी 7, 11, 13 से डिवाइड होने वाली संख्या पूछ ले तो एक चीज़ याद रखना, ये संख्या 3-3 के पेयर में होगी और रिपीट होगी। जैसे 6, 2, 4, 6, 2, 4। ठीक है, यहाँ 6, 2, 4 था ना, फिर 6, 4। अब ऐसे देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये रिपीट हो रही है तो ये होगी डिवाइड। ऐसे समझो 2, 3, 1, 2, 3, 1। ठीक है, ये भी होगी 5, 6, 7, 5, 6, 7, मतलब रिपीट हो रही होगी संख्या। ठीक है, इसलिए वो किससे डिवाइड होगा? वो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बाकी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। प्लीज़ एक बार हो सके ना शेयर करना। मैं शेयर की नहीं कहता तो आप लोग करते नहीं हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। वो कोई भी आप लोगों के लिए मेहनत करता है ना, 4 घंटे 3 घंटे इतना टाइम लगा के ये वीडियो बनाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरी है। और बाकी आप लोगों को जो समझ में ना आए वो पूछो एक बार। ठीक है, इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।